हे गाइस इट्स स्टडी टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का कंटिन्यूएशन। 2 पार्ट हमने बना दिया और ये तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, ये रहा एटॉमिक मास जो हम लोग का पहला टॉपिक है आज का। ठीक है, तो डाल्टन्स की बहुत सारी ऐसी थ्योरी थी जिसमें कि एक एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा ही रिमार्केबल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो उसकी लगभग सारी कॉन्सेप्ट थी जो रिमार्केबल थी, बट एक एटॉमिक मास था जो कि कुछ ज़्यादा ही रिमार्केबल कॉन्सेप्ट में रहता था। तो इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ। अच्छा बताओ तो एक बार, मैं रुकी हूँ थोड़ा देर के लिए, सोचो। नहीं याद आ रहा? मैं हूँ ना बताने के लिए। तो उसको उन्होंने बताया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में। अब ये मुझे टाइप करके बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में कि क्या बताया था उन्होंने ऐसा एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन्होंने एक और चीज़ बताई थी, रिलेटिविटी। सॉरी एक सेकेंड, रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया था उस टाइम। रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। अब उन्होंने इसको बताया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस यूज़ करके। ठीक है, अब क्या थी वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। ठीक है, ये 2 चीज़ रही आज के आपके होमवर्क। ठीक है, अगर आपने मेरी पहले वाली दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ डू चेक आउट, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, पहले ना हम लोग के जो पुराने साइंटिस्ट थे वो लोग AMU इसको यूज़ करते थे किसी भी वर्ड की एटॉमिक मास यूनिट के तौर पर। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट के तौर पर। बट अब के साइंटिस्ट IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा सिर्फ यू ही यूज़ किया जाता है एज एन एटॉमिक मास यूनिट। सिर्फ और सिर्फ यू यूज़ किया जाता है एज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है, अब आपके बुक में एक टेबल गिवन है, टेबल 3.1, उसको अच्छा से पढ़ लेना, और टेबल 3.2, ये दोनों टेबल को अच्छा से पढ़ लेना। ठीक है, अब क्या है कि जो भी साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने बहुत सारे सर्चेस किए उसके बाद जो एटॉमिक मास यूनिट, बहुत सारे टाइप्स के निकले, मतलब बहुत सारे एटम्स के अलग अलग एटॉमिक मास यूनिट आए। तो वैसे ही ऑक्सीजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो 1/16, ठीक है, मतलब जिसका एटॉमिक मास 16 होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, कार्बन का होता है 12। ठीक है, आपको एक ट्रिक बताती हूँ एटॉमिक मास को याद करने के लिए। जो भी इवन नंबर होते हैं लाइक 2, 4, 6, 8, ठीक है, 2 जैसे होता है हीलियम का, बेरिलियम होता है 4, ठीक है, ऐसे ही जितनी भी होती है, मतलब जो जो इवन नंबर्स में होते हैं ना, उसको इंटू मतलब 2 कर देना। ठीक है, यानी कि 2 × 2, 4 × 2, 6 × 2, 8 × 2। ठीक है, तो उसका क्या निकल जाएगा, हमारा एटॉमिक मास निकल जाएगा। और जिसका जो भी इवन नंबर रहता, सॉरी ऑड नंबर रहता है लाइक 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा, उसको इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 1, ठीक है, वैसे निकल जाएंगी। ठीक है, पर ये आप लोग 1 पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 1 का एटॉमिक मास भी 1 ही रहेगा, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 ही रहेगा, कोई भी इवन नंबर एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 इवन भी नहीं होता, ऑड भी नहीं होता। ये आपने पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है, तो एक बार साइंटिस्ट ने क्या किया, ऐसे ही 1/16 मास ऑफ एटम को उन्होंने ले लिया। तो उससे क्या मतलब उससे हमें ऑक्सीजन की सब्सटेंस मिली। तो ऑक्सीजन एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है जो कि होता है 1/16 मास ऑफ एन एटम का। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है, बुक में आपकी 2 पॉइंट्स गिवन होंगी पेज 35 पर, उन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और इन 1961 क्या हुआ था, एक यूनिवर्सिटी ने
क्या की हमारी वो यूनिवर्सिटी थी उसने कार्बन की 12th आइसोटोप को सॉरी इन 1961 वो यूनिवर्सिटी ने क्या की थी, एटॉमिक मास यूनिट को एक्सेप्ट की थी। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को उसने क्या की थी, एक्सेप्ट। समझ में आया? 1961 एटॉमिक मास यूनिट एक्सेप्ट हुआ था इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, और कार्बन की जो 12th आइसोटोप होती है, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के तौर पर देखा गया था। ठीक है, स्टैंडर्ड रेफरेंस के तौर पर देखा गया था कार्बन का 12th आइसोटोप। समझ में आया इतना? ठीक है, तो एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि द रिलेटिव मास जो होती है, जो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होती है वो ऑल एलिमेंट्स की कार्बन की 12th एटम में, मतलब कि मान लीजिए एक तरफ ये है और एक तरफ कार्बन 12th एटम। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट में, नॉट अ सिंगल एलिमेंट, हर एक एलिमेंट में कार्बन की जो 12th एटम होती है वही उसकी रिलेटिव मास हो जाती है। ठीक है, जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो हम कार्बन की 12th एटम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। समझ में आया ये चीज़? तो रिलेटिव एटॉमिक मास एक एलिमेंट, मैं एक लाइन पढ़ती हूँ, सुनिएगा। द रिलेटिव एटॉमिक मास of the atom of an element is defined as the average mass of the atom as compared to 1/12 of the mass of one carbon 12 atom। ठीक है, एक कार्बन 12 एटम, वन कार्बन की 12 एटम को जब हम लोग कंपेयर करते हैं किसी भी मास का, हमें किसी भी एलिमेंट का हमें रिलेटिव एटॉमिक मास मिल जाता है। समझ में आया ये चीज़? ठीक है, अब हम लोग का एक टॉपिक है कि एटम एग्जिस्ट कैसे करता है। एटम एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, किसी का हेल्प नहीं लेता ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, और ये या तो आयन या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गया? और इसको हम लोग या तो देख सकते हैं, या फील कर सकते हैं, या टच कर सकते हैं। ये हमारा कोई भी सेंस ऑर्गन के द्वारा बस पकड़ा जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जो कि आज की हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है और नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। तो अभी तक हमने एटम जो भी पढ़ा वो पढ़ा, अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, ये होती है हमारी एटॉमिक मास यूनिट। पहला क्वेश्चन आपका कि अ यूनिट ऑफ मास यूज टू एक्सप्रेस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। मतलब एक यूनिट ऑफ मास जो कि एक्सप्रेस करता है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट्स को 1/12 ऑफ द मास ऑफ एटम, कार्बन 12 एटम में। ठीक है, और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हम लोग एटम्स को देख क्यों नहीं सकते, तो एटम्स इतनी स्मॉल होती है कि हम लोग उसको देख नहीं सकते, इसीलिए वो हमेशा एक कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मैटर, है ना। ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। तो एटम कितनी स्मॉल रहती है, याद है? नहीं, तो 1/10⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर, इतनी स्मॉल होती है एक एटम।
समझ में आया? ठीक है, अब हमारा ये लास्ट टॉपिक था। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मॉलिक्यूल हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।